Hello, students, and my dear friend. आज मैं इस वीडियो लेक्चर में हार्ट के कुछ जो कॉमन प्रॉब्लम्स हैं वो मैं डिस्कस कर रहा हूँ। जैसे हार्ट ब्लॉक क्या होता है, कोरोनरी आर्टरी डिजीज क्या होता है, हार्ट अटैक क्या है, हार्ट फेलियर क्या है और कार्डियक अरेस्ट क्या होता है। अब देखो, मेडिकल टर्म्स में देखा जाए तो ये बहुत ज़्यादा क्लिनिकल टर्म्स है ये, और बेसिक लेवल पे इसे आप क्लियर कर सकते हैं, बट इतना आसान भी नहीं है कि आप इन सारे कॉम्प्लेक्स टर्म्स को बहुत आसानी से सब कुछ समझा सकें। लेकिन 11th 12th और बेसिक लेवल्स पे हम इसे अच्छे से समझ सकते हैं। क्लिनिकल टर्म्स में बहुत कुछ है इन चीज़ों में, जिसको एक्सप्लेन करना शायद आपके लिए भी जरूरी नहीं है, और उस हद तक एक्सप्लेन भी नहीं किया सकता जो इसके एक्सपर्ट कार्डियक, जो हार्ट के सर्जन हैं, हार्ट के डॉक्टर हैं, वो बता सकते हैं। लेकिन आपको थियोरेटिकल पार्ट में थोड़ा सा आपको नॉलेज होना चाहिए इन चीज़ों का, है ना। जैसे हार्ट ब्लॉक, कोरोनरी आर्टरी डिजीज, हार्ट अटैक, हार्ट फेलियर एंड कार्डियक अरेस्ट। देखो, इतने सारे टर्म्स हैं। जैसे अगर मैं स्टार्ट करूं हार्ट ब्लॉक से, है ना, तो हार्ट ब्लॉक समथिंग इज अ काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ द हार्ट और कंडक्शन सिस्टम ऑफ द हार्ट कहते हैं। जैसे अगर आपको ये आइडिया है कि हार्ट का मान लो स्ट्रक्चर इस तरह से बनाते हैं आप, और आप जानते हैं कि हार्ट में यहाँ पर आपका ऐसे नोड होता है, यहाँ पर आपका एवी नोड होता है ना। और आप ये जानते हैं कि जैसे ये आपका वेंट्रिकुलर सेप्टम है, तो एवी नोड से एवी बंडल ऐसे आता है, और ये फिर बंडल ब्रांच बनता है ऐसे, और बंडल ब्रांच के जो कई सारे फर्दर ब्रांचेस हैं, ये वेंट्रिकल्स के वॉल में प्रोपिंजियल फाइबर्स बन जाता है। इवन प्रोपिंजियल फाइबर्स का प्रेजेंस इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम में भी होता है, और ये कनेक्टेड होता है किससे बताओ? आप जानते हैं ये जो इंटरनोडल ब्रांच होता है, ठीक है। तो ये एक हार्ट का नॉर्मल कंडक्शन पाथवे है, जो आपके ऑटोडेर्मिक सेल्स का जो पूरा एक्टिविटी होता है ये इसी से कंडक्ट होता है। आप जानते हैं कि करंट जो होता है ये ऐसे नोड से होता हुआ एवी नोड तक आता है, और ऐसे नोड की वजह से एट्रियल सिस्टोल होता है, तो पता है आपको, जो करंट यहाँ से आ रहा है, और इन द मीन टाइम एवी नोड तक जाएगा, फिर आप जानते हैं बंडल ब्रांच तक जाता है, और उसके बाद ये प्रोपिंजियल फाइबर्स तक आता है, और उसके बाद वेंट्रिकल में सिस्टोल होता है। पर आपको पता है कि ऐसे नोड का जो रिदम होता है डिपोलराइज करने का, जो इसका थ्रेशोल्ड है, ये लगभग 72 टू 75 टाइम्स पर मिनट जानते हैं आप। इतने मतलब एक मिनट में इतनी बार आपका ऐसे नोड क्या बताओ डिपोलराइज होता है। और मैंने ये भी बताया था आपको कि ऐसे नोड का अगर कंट्रोल एवी नोड पे खत्म हो जाए तो एवी नोड भी लगभग 40 टू 60 टाइम्स पर मिनट इसका रेट ऑफ डिपोलराइजेशन होता है। और ये सब जो देख रहे हैं आप, बंडल ब्रांच, प्रोपिंजियल फाइबर्स, ये सब बंडल ऑफ इसका ये पार्ट होता है, और बंडल ऑफ इस में भी लगभग 25 से 40 टाइम्स पर मिनट डिपोलराइजेशन एक्टिविटी होती है ना। अगर ऐसे नोड आपका प्रॉपर वर्क करे तो एट्रिया में जितना कॉन्ट्रैक्शन होगा, जितनी बार एक मिनट में, उतनी बार वेंट्रिकल्स में भी कॉन्ट्रैक्शन आता है। ये तो नॉर्मल सी बात है, क्योंकि ऐसे नोड का ही करंट इस तरह से पास होता है। लेकिन अगर मान लो कि ऐसे नोड और एवी नोड के पाथवे में, कंडक्शन पाथवे में कुछ अगर प्रॉब्लम्स आ रहा है, जितना इंपल्स ऐसे नोड से जनरेट हो रहा है वो सारा इंपल्स आपके एवी नोड तक नहीं पहुंच पा रहा, ठीक है। अकॉर्डिंगली आपके वेंट्रिकल्स का जो कॉन्ट्रेक्टाइल एक्टिविटी है वो सिंक्रोनाइज नहीं होगा, किससे बताओ? एट्रियल कॉन्ट्रेक्शन के साथ। तो हमारा हार्ट एरिथमिक एक्टिविटी करने लगता है। एट्रिया का जो एक्टिविटी है वो अलग रेट से होगा, और वेंट्रिकल्स का एक्टिविटी जो होगा वो अलग रेट से होता है। और ये हार्ट ब्लॉक का
कंडीशन है। तो हार्ट ब्लॉक समथिंग इज रिलेटेड टू इरेगुलर इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ द हार्ट कहते हैं। एट्रिया एंड वेंट्रिकल्स फेल्स टू सिंक्रोनाइज्ड। एट्रिया और वेंट्रिकल्स का सिंक्रोनाइजेशन एक जैसा नहीं है। जैसे अगर मान लो, जैसे मैंने कहा था कि अगर ऐसे नोड है और एवी नोड का कनेक्शन पूरी तरह से, या एवी नोड के आगे करंट पास ही नहीं हो रहा है मान लो, तो अब जो बंडल ऑफ इसका पूरा एक्टिविटी होगा उसके हिसाब से वेंट्रिकल्स का कंट्रक्शन चलेगा। तो ऐसे नोड की वजह से आपका एट्रिया तो 72 टाइम्स बीट कर रहा है 1 मिनट में, और वेंट्रिकल्स कितना करेगा बताओ? लगभग मान लो 25 to 40 है, तो मैं कहूं कि 30 टाइम्स पर मिनट। मतलब अगर ऐसे नोड का जो एक डिपोलराइजेशन का एक्टिविटी है ये आपके बंडल ब्रांच तक पहुंच ही नहीं रहा, प्रोपेंजियल फाइबर्स तक जा ही नहीं रहा है, रास्ते में ही कुछ वो पूरा का पूरा ब्लॉकेज है, तो ऐसे नोड से करंट आया, एवी नोड के बाद आगे कंडक्ट नहीं हो रहा वो, या आप कह सकते हैं एवी नोड पूरी तरह से ब्लॉक हो चुका है आपका, तो क्या होगा? ऐसे नोड का रेट ज्यादा है, ऐसे नोड की वजह से एट्रिया का कॉन्ट्रैक्शन रैपिडली होता रहेगा और वेंट्रिकल्स अपने अपने ऑटोरिदमिक सेल्स के हिसाब से 30-35 टाइम्स बीट करता रहेगा। तो हमारा हार्ट क्या हो गया? हाईली एरिथमिक हो जाता है। और जानते हैं कि ये कंप्लीट एक तरह का ब्लॉक है। व्हेन द डिपोलराइजेशन एक्टिविटी इज नॉट मूविंग फॉरवर्ड फ्रॉम द एवी नोड, ये कंप्लीट हार्ट ब्लॉक है। आपने शायद एक टर्म सुना होगा, एडम्स स्टोक्स सिंड्रोम। ये एक तरह का कंप्लीट हार्ट ब्लॉक का केस बनता है। डेडली भी हो सकता है ये कि एट्रिया से जितना करंट, ऐसे नोड से जितना करंट आपका क्रिएट हो रहा है वो सारा का सारा इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी आपके वेंट्रिकल्स के वॉल तक नहीं पहुंच पा रहा, और ये है हार्ट ब्लॉक का केस। ठीक है, तो हार्ट ब्लॉक इज समथिंग काइंड ऑफ improper distribution of electrical current that is generating from your ऐसे नोड। और ये कई तरह के ब्लॉक होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी, और जो कंप्लीट हार्ट ब्लॉक है वही हमारा एडम्स स्टोक्स सिंड्रोम का केस बनता है, जिसमें वेंट्रिकल्स में इतना ज्यादा एक्टिविटी नहीं हो पाता कि वो ब्लड को पंप कर सके। क्लियर? तो ये तो हो गया आपका हार्ट ब्लॉक। अब देखो जो कार्डियक अरेस्ट का केस होता है ये कुछ इससे मिलता जुलता है। कार्डियक अरेस्ट में क्या होता है कि सडन, कहते हैं सिजेशन है, सडन सिजेशन ऑफ ऑल द इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ द हार्ट, सडन सिजेशन ऑफ ऑल द इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ द हार्ट, एंड हार्ट कंप्लीटली स्टॉप पंपिंग ब्लड इन द आयोटा। अगर हार्ट का इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी पूरी तरह से सीज हो जाए और वेंट्रिकल सब पंप ही नहीं कर पा रहा ब्लड किसी भी आयोटा में, तो ये कार्डियक अरेस्ट का केस बनता है। मतलब हार्ट पूरी तरह से अपने एक्टिविटी में फेल हो चुका है, नो पंपिंग एट ऑल। या कई बार ऐसा भी होता है, देयर इज टर्म कॉल्ड वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन कहते हैं। तो वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन में भी कार्डियक अरेस्ट के केस बन जाते हैं। वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन क्या है कि वेंट्रिकल्स अपने तरीके से जो उसका कॉन्ट्रैक्शन है, और वेंट्रिकल्स का जो जितना ऐसे नोड का जो पूरा का पूरा जो एक एक्टिविटी हो रहा था, अब वो वेंट्रिकल्स तक पूरी तरह से आ नहीं रहा, और वेंट्रिकल्स के मसल्स सिंक्रोनाइज होकर कॉन्ट्रैक्शन नहीं कर रहे। वेंट्रिकल्स में कॉन्ट्रैक्शन तो हो रहा है उसके मसल फाइबर्स में, लेकिन वो पैचेस में हो रहा है। वेंट्रिकल्स के किसी एक पार्ट में कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, दूसरा रिलैक्स कर रहा है, तो वेंट्रिकल्स एज ए यूनिट काम नहीं करेगा, तो वेंट्रिकल्स ब्लड को पंप नहीं करेगा। और ये भी एक तरह का कार्डियक अरेस्ट का केस बनेगा, क्योंकि वेंट्रिकल्स अगर पंप ही नहीं करेगा तो ब्लड तो आयोटा में जाएगा ही नहीं। समझ में आ रहा है? तो ये है कार्डियक अरेस्ट का केस। ऑल्दो ऐसा लिखा जाता है कि इट इज सडन सिजेशन ऑफ ऑल द इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ द हार्ट, वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन, अरिथमिक कॉन्ट्रैक्शन ऑफ वेंट्रिकल्स ऑल्सो रिजल्ट इन कार्डियक अरेस्ट। समझ में आ रहा है? और कुछ जो डिफिब्रिलेटर मशीन्स वगैरह आते हैं, इलेक्ट्रिकल शॉकिंग बाहर से दिया जाता है ताकि जो आपका हार्ट एक प्रॉपर रिदम में काम करने लगे। वो समझ में आ गया? तो कार्डियक अरेस्ट का केस है। तो कार्डियक अरेस्ट इज समथिंग कॉल्ड कंप्लीट सिजेशन of the electrical activity of the heart, or due to ventricular fibrillation heart is failed to pump any amount of blood, no pumping activity from the heart,
एंड दिस इज द केस ऑफ कार्डियक अरेस्ट, और ये काफी ज्यादा एक डेडली कंडीशन है। समझ में आ गया? तो दो चीज समझ में आ गया आपको, हार्ट ब्लॉक की कंडक्शन में प्रॉब्लम है, और जो कार्डियक अरेस्ट है वो ये है कि आपका जो ऑटोरिथमिक सेल्स होते हैं वो अब करंट को जनरेट ही नहीं कर पा रहा है। समझ में आ गया? चलिए, और अब मैं बता रहा हूं आपको कि इसमें अब देखिए दो टर्म और है, ये तीन टर्म और बचा हुआ, देखो, कोरोनरी आर्टरी डिजीज, हार्ट अटैक एंड हार्ट फेलियर। अब वो समझिए क्या होता है। देखो, ये जो कोरोनरी आर्टरी डिजीज है, क्या बोलते हैं इसको? इट इज कॉल्ड कोरोनरी आर्टरी डिजीज कहते हैं इसको। ये क्या है समझिए पहले आप इसको। एक्चुअली जैसे क्या होता है, देखो, कोई भी ब्लड वेसल्स, ये मान लीजिए एक हमारा एक आर्टरी है, और इस आर्टरी के वॉल में, इस आर्टरी के वॉल में कुछ इस तरह का पैथोलॉजिकल चेंज आया है ना, कुछ इस तरह का पैथोलॉजिकल चेंज आया है कि यहाँ पर कुछ रुकावट सा, कुछ ऑब्स्ट्रक्शन सा क्रिएट हो रहा है, और जो ब्लड मान लो यहां से पास हो रहा है, यहां पर कुछ ऑब्स्ट्रक्शन है, देखिए ये एक तरह का ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट हुआ, और ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से अब ब्लड आगे की तरफ प्रॉपर फ्लो नहीं कर रहा, ब्लड जो है वो आगे की तरफ प्रॉपर फ्लो नहीं कर रहा, और ये हमारा इसी को कहते हैं कोरोनरी आर्टरी डिजीज कहा जाता है। मतलब ये कहीं ना कहीं आपके आर्टरी के ब्लड वेसल्स में कहीं ना कहीं ऑब्स्ट्रक्शन है, और ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से ब्लड फ्लो उस पर्टिकुलर पार्ट से आगे की तरफ फ्लो नहीं कर पा रहा, तो ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा है, और ये कोरोनरी आर्टरी डिजीज का केस बनता है। और देखो, अब क्वेश्चन यहां पर ये है कि ये जो कोरोनरी आर्टरी डिजीज है ये होता क्यों है, इसके कारण क्या है? एक चीज याद रखिएगा, जैसे आपने एक टर्म सुना होगा, दिस टर्म कॉल्ड एथेरोस्क्लेरोसिस कहते हैं, दिस टर्म कॉल्ड एथेरोस्क्लेरोसिस। ये इसी का एक पार्ट है, देखिए कोरोनरी आर्टरी डिजीज का ही पार्ट है ये। होता क्या, देखो, जैसे एक तो याद रखिएगा, जहां पर ये कोरोनरी आर्टरी डिजीज, जहां पर ये ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट होता है, ब्लड वेसल्स की अपनी एक नेचुरल टेंडेंसी हो जाती है, वैस्कुलर स्पाज्म कहते हैं। जहां पर ये ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट होता है, ब्लड वेसल्स का नैरोइंग होना स्टार्ट हो जाता है, वो नैरो होने लगता है, कुछ केमिकल्स वगैरह भी सिक्रीट होते हैं उस कंडीशंस में, और उस नैरो होने की वजह से भी क्या होगा, देखो, ब्लड का फ्लो आगे क्या होगा, रुकेगा। तो कोरोनरी आर्टरी डिजीज में एक तो वैस्कुलर स्पाज्म का केस बनता है, दूसरा जो टर्म कहते हैं प्लैक्स बनता है, देखो एथेरोस्क्लेरोटिक प्लैक कहा जाता है। वो प्लैक क्या है समझिए पहले आप इसको। जैसे मान लो ये आपका एक ब्लड वेसल है, और कहीं पर मान लो ये एक किसी वजह से ये एक हमारा इंजर्ड पार्ट है ब्लड वेसल्स का, इंजर्ड पार्ट है ये ब्लड वेसल्स का, है ना। और जहां पर ये इंजरी होता है, यहां पर एक इस पॉइंट पे एक लोकल इन्फ्लामेटरी रेस्पॉन्स क्रिएट होता है, और इस इन्फ्लामेशन की वजह से जो आपके मैक्रोफेजिक सेल्स वगैरह होते हैं, ये मैक्रोफेजिक सेल्स यहां पर पहले एक्यूमुलेट करता है,
और वो जो आपके ब्लड में जो एलडीएल वगैरह होता है, जिसको आप लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन्स कहते हैं, उस एलडीएल को, वो जो लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन्स है, मैक्रोफेजिक सेल उसको फेगोसिटाइज कर जाते हैं एक्चुअली। और यहां पर एक आप देखेंगे ऐसे, देखो ये एक एलडीएल डिपोजिशन यहां क्रिएट करता है। देखो अगर लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन्स, इवन ये माइक्रोफेजिक सेल्स के अंदर ही है, कई बार उसको फोम सेल्स भी कह देते हैं, है ना। तो फोम सेल्स क्या होगा, वहां इकट्ठा हो गया, और उस फोम सेल्स के अंदर क्या बताओ, वो वाले आपके लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन्स होते हैं। इसके बाद देखिए, जब ये यहां पर एक तरह का एलडीएल डिपोजिशन हो गया, एक तरह का वो लेयर बना लेता है यहां पर, इसके बाहर अब देखेंगे क्या, एक जो आपके स्मूथ मसल सेल्स होते हैं ब्लड वेसल्स के, वो इसको सराउंड करता है। देखिए तो इसके बाहर अब ये क्या आ गया, देखो ये स्मूथ मसल सेल्स यहां पे आ जाते हैं, और उस स्मूथ मसल सेल्स के बाहर फिर देखेंगे आप ऐसे जो कोलेजन फाइबर्स वगैरह होता है, मोर फाइब्रस डिपोजिशन कहते हैं। देखो स्क्लेरोसिस मतलब फाइब्रस ग्रोथ भी कहा जाता है एक्चुअली। तो देखो अब ये क्या हो गया बताओ, ये है कोलेजन फाइबर्स का डिपोजिशन भी हो गया, देखो यहां पर। और ये जो पूरा स्ट्रक्चर बना, देखो ये जो पूरा स्ट्रक्चर यहां देख पा रहे हैं आप, इसी को प्लेक्स कहा जाता है, एथेरोस्क्लेरोटिक प्लेक कहते हैं इसको। देखो अब मान लो ऐसा प्लेक इधर भी क्रिएट हो जाएगा ऐसे, देखिए। तो ये जो आपका अब रास्ता है, ये काफी ज्यादा क्या हो गया बताओ, नैरो हो गया। और कई बार क्या होता है, ये जो प्लेक्स बन जाते हैं, तो इस प्लेक वगैरह में कैल्शियम भी प्रेसिपिटेट कर जाता है। कैल्शियम भी क्या होता है बताओ, प्रेसिपिटेट करता है। तो कैल्शियम के प्रेसिपिटेट करने की वजह से आपके ब्लड वेसल्स का जो इलास्टिक नेचर है वो भी क्या होगा बताओ, डिक्रीज कर जाता है। तो वहां कैल्शियम भी आ जाता है। देखो स्मूथ मसल सेल्स का एबनॉर्मल वहां पे डिपोजिशन हो गया, फाइबर्स वहां पे पहुंच जाते हैं। और मैंने कहा कि लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन्स, ये मैक्रोफेजिक सेल्स के अंदर पहले वो जमा होता है, उसको फेगोसाइज करता है वो, और वो एक्यूमुलेट कर जाता है उस पार्ट पे जहां पर आपका इंजर्ड पार्ट था ब्लड वेसल्स का। लोकल इंफ्लामेटरी रेस्पॉन्स, ये सबसे ज्यादा फर्स्ट आप कह सकते हैं प्लेक्स के बनने का ये पहला एक स्टिमुलस होता है, जो आपके डिफेंस के लिए होता है। बट डिफेंस के बाद अब देखा जाए तो इन्फ्लामेशन हुआ, वो तो आपके डिफेंस के लिए ही होता है, बट इन्फ्लामेशन के बाद धीरे धीरे वहां पर प्लेक्स क्या हुआ, इकट्ठा हो गया, और हमारा जो ब्लड वेसल्स है वो क्या हो गया बताओ, ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट हो गया, ये प्लेक बन जाता है। देखो यहाँ पर इस तरह से। और प्लेक के बनने के बाद अब देखो, पहला तो स्पाज्म हो गया था, वहां पर नैरो हो जाता है अपने आप, ब्लड वेसल्स नैरो हो चुका है वहां पे। इसके बाद आप देखिए प्लेक बन गया वहां पर, और प्लेक के बनने के बाद ये भी होता है। देखो जो प्लेटलेट्स वगैरह होते हैं, जो आपके ब्लड वेसल्स में मूव कर रहा है, ये प्लेटलेट्स भी अब यहां आकर देखो इस तरह का एक क्लॉट सा बन जाता है। देखो ये, या फिर ऐसा कह सकते हैं आप कि प्लेटलेट्स वगैरह जो होते हैं, ये पर्टिकुलर पॉइंट पे आने के बाद ये देखो इस तरह का एक क्लॉट फॉर्मेशन भी करता है। और अगर ये क्लॉट जमा हो गया तो देखो इस क्लॉट को यहां पे थ्रोम्बस भी कहते हैं। और अब देखो, अब वहां क्लॉट भी जमा हो गया है, इसको थ्रोम्बस भी कहा जाता है। और अब कह सकते हैं इसको कि जब ये थ्रोम्बस यहां जमा हो गया, क्लॉट जब यहां पे जमा हो गया पूरी तरह से, तो इसने अब क्या किया कि अब ब्लड फ्लो को पूरी तरह से आगे जाने से रोक दिया। याद रखिएगा कि इस तरह का जो प्लेक वगैरह का फॉर्मेशन है, ये आपके बॉडी के किसी भी ब्लड वेसल्स में हो सकता है, लेकिन आपके ब्रेन में और आपकी कोरोनरी आर्टरी जो हार्ट में ब्लड लेके जाता है, वहां पर ये बहुत कॉमन होता है। मोस्ट कॉमनली इस तरह की कंडीशंस आपके हार्ट के ब्लड वेसल्स में या ब्रेन के ब्लड वेसल्स में होता है। अगर ब्रेन में हुआ तो वो स्ट्रोक्स का केस बनता है।
और अगर ये हार्ट में हुआ तो क्या होगा? देखो कोरोनरी आर्टरी डिजीज जो है आप कह सकते हैं ये मदर कॉज कह सकते हैं आप, या रूट कॉज कह सकते हैं हार्ट अटैक का भी और हार्ट फेलियर का भी। अगर मान लो ये क्लॉट अभी पार्शियल क्लॉट है तो थोड़ा थोड़ा ब्लड आपके हार्ट के मसल्स को मिलेगा, हार्ट के टिश्यूज को मिलेगा, है ना। और इसके बाद अगर ये पूरा का पूरा ही ब्लॉक हो गया और आपका मेजर आर्टरी अगर ब्लॉक हो गया, जैसे लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी वगैरह होता है, उसमें अगर ये क्लॉट जमा हो जाए तो हार्ट के मैक्सिमम मसल्स को जो ऑक्सीजन सप्लाई है वो क्या होगा? बंद होगा। तो अगर पार्शियल ब्लॉक हुआ है तो वो एक तरह का मायोकार्डियल इस्कीमिया का केस बनता है। पढ़ा हुआ एक टर्म मायोकार्डियल इस्कीमिया कहता है, मतलब ऑक्सीजन सप्लाई हो रहा है, प्रॉपर नहीं हो रहा है। और यही अगर देखा जाए कि अगर ये पूरा ही ब्लॉक हो जाए, थ्रोम्बस पूरा का पूरा क्लॉट बना ले वहां पर, किसमें? आपकी मेन जो आपके आर्टरी वगैरह होते हैं जो हार्ट को ब्लड सप्लाई कर रहा है, तो क्या होगा? वो हार्ट अटैक का केस बनता है। हार्ट अटैक को आप जानते हो, इसको मायोकार्डियल इन्फार्क्शन भी कहता है। इन्फार्क्शन का मतलब होता है डेथ। ये अब मान लो जब ऑक्सीजन सप्लाई हो ही नहीं रहा, ब्लड अब आपके मसल्स तक जा ही नहीं रहा है, हार्ट के मसल्स तक, तो मसल्स को न्यूट्रिशन कैसे मिलेगा? मसल्स को ऑक्सीजन कैसे मिलेगा? और धीरे धीरे आपके हार्ट के जो टिश्यूज होते हैं वो डेड होने लगता है। और अगर मान लो एक मेजर आर्टरी में ऐसा ब्लॉक हो जाए तो एक सडन हार्ट अटैक का कंडीशन बनता है और इसकी वजह से डेथ भी होता है। फिर समझ में आ रहा है? तो हार्ट अटैक को ही मायोकार्डियल इन्फार्क्शन भी कहते हैं। आपने पढ़ा हुआ टर्म कोरोनरी थ्रोम्बोसिस। कोरोनरी थ्रोम्बोसिस, देखो वही टर्म है यहां पर। कोरोनरी आर्टरी में थ्रोम्बस, क्लॉट जमा हो गया, देखो। और याद रखिएगा क्लॉट उस जगह पर ज्यादा बनते हैं जहां पे आपके प्लेक का डिपोजिशन है। तो इनिशिएशन तो हुआ इंजरी से, फिर वहां प्लेक आया और प्लेक के बाद वहां क्लॉट जमा होता है। क्लॉट वहीं पे स्टैटिक है अगर, तो वो थ्रोम्बस के फॉर्म में है। कई बार वो क्लॉट वहां से निकल के किसी और आर्टरी में चला जाता है, उसको इम्बोलस कहते हैं। जो मूविंग क्लॉट्स होते हैं उसको इम्बोलस कहा जाता है। और ये सब हार्ट अटैक का कारण बनता है, मायोकार्डियल इसीमिया का केस बनता है ना। और आप जानते हैं एक टर्म और मैं लिख दूं यहां पर, दिस टर्म कॉल्ड एंजाइना पेक्टोरिस। ये भी सीएडी से रिलेटेड है। देखिए अगर कोरोनरी आर्टरी डिजीज हुआ तो जब आपके हार्ट को एक समय सपोज करो आपको ज्यादा एक्टिविटी करनी है, मान लो हार्ट को ज्यादा एक्टिविटी करनी है, आप ज्यादा एक्सरसाइज कर रहे हैं, आप या कुछ ज्यादा फिजिकल वर्क कर रहे हैं, तो उस समय हार्ट का डिमांड ऑक्सीजन का बढ़ेगा, मसल ज्यादा एक्टिव होना चाहता है। और उस समय आपके प्लेक्स की वजह से क्या हो रहा है बताओ? प्लेक है तो वो प्रॉपर ब्लड को सप्लाई नहीं दे रहा आपके हार्ट के मसल्स को, तो मसल्स को ऑक्सीजन नहीं मिलेगा। तो जितनी डिमांड है उतना ऑक्सीजन मिल नहीं रहा। तो इसकी वजह से हार्ट में एक तरह का पेन जनरेट होगा, है ना। या हार्ट की डिमांड बहुत ज्यादा है ऑक्सीजन की और उसको प्रॉपर मिल नहीं रहा, तो वो जो एक पेन क्रिएट होता है उसी को चेस्ट पेन कहते हैं, वही एंजाइना पेक्टोरिस का केस बनता है। और ये एंजाइना पेक्टोरिस का पेन आप फील कर सकते हैं स्टर्नम के नीचे और आपके लेफ्ट शोल्डर में और लेफ्ट आर्म में। तो अगर आपको कंटिन्यूअस आपके लेफ्ट शोल्डर में या लेफ्ट आर्म में कभी ऐसा पेन फील हो रहा हो जब आप ज्यादा एक्टिविटी कर रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं प्लेक का कंडीशन है, ये एथेरोस्क्लेरोसिस प्लेक का कंडीशन है। और जो पेन आप फील कर रहे हैं उसी पेन को एंजाइना पेक्टोरिस कहा जाता है। तो कोरोनरी आर्टरी डिजीज से एंजाइना पेक्टोरिस का केस भी आता है, मायोकार्डियल इस्कीमिया का केस भी आता है, इससे हार्ट अटैक का केस भी आता है। और अब ये बताओ अगर सीएडी का प्रॉब्लम है तो क्या होगा? अब आपके हार्ट को इम्प्रॉपर ऑक्सीजन सप्लाई होकर मिल रहा है, मान लो प्रॉपर न्यूट्रिशन हार्ट के मसल्स को नहीं मिल रहा, वेंट्रिकल्स के मसल फाइबर्स को प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिल रहा, प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा, तो मसल्स में वीकनिंग स्टार्ट हो जाएगा। देखो मसल्स अभी मरा नहीं है, मसल्स वीक हो गया है आपका।
और मसल्स अगर वीक होगा तो हार्ट अब प्रॉपर अमाउंट में ब्लड को पंप नहीं करेगा। अगर मान लो हमारा स्ट्रोक वॉल्यूम 70 ml होता है और 30 ml ही पंप कर रहा है, तो अब हमारे हार्ट के वीकनिंग की वजह से, हार्ट के मसल्स के वीकनिंग की वजह से हमारा स्ट्रोक वॉल्यूम कम हो गया है और वही हमारा हार्ट फेलियर का केस बनता है। तो हार्ट फेलियर आप समझ रहे हैं, हार्ट फेलियर इज कॉल्ड समथिंग कॉल्ड इफ योर हार्ट इज नॉट एबल टू पंप एडिक्वेट अमाउंट ऑफ ब्लड टू फुलफिल योर ब्लड डिमांड्स टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। तो ये हार्ट फेलियर का केस है। और हार्ट फेलियर में आपने सुना ये टर्म कंजेस्टिव हार्ट फेलियर भी कहते हैं। कई बार ऐसा केस, ये जनरल केस है एक्चुअली, अगर हार्ट फेलियर का केस होगा तो क्या होगा बताओ, हार्ट के वेंट्रिकल्स में अब ब्लड जो आया है वो बाहर निकल नहीं पा रहा, तो क्या होगा, आपके जो वेन्स वगैरह होते हैं, चाहे इंफीरियर वेना केवा की बात करें या आपका जो कोरोनरी मतलब जो वेन्स वगैरह आपके हार्ट में जाता है, या फिर आप पल्मोनरी वेन्स की बात करें, उन वेन्स में क्या होगा, ब्लड एक्यूमुलेट करना स्टार्ट कर जाता है। लंग्स का जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है प्रॉपर आपके अब हार्ट में पहुंच नहीं पा रहा है, कंजेशन हो जाता है आपके वेन्स वगैरह में, उसी को कंजेस्टिव हार्ट फेलियर भी कहते हैं। तो हार्ट फेलियर के केस में ऐसा देखा गया है कि लंग्स में कंजेशन हो जाता है, आपके वेन्स में ब्लड एक्यूमुलेट करने लगता है और तभी उसे कहते हैं कंजेस्टिव हार्ट फेलियर। समझ में आ रहा है? तो कंजेस्टिव हार्ट फेलियर या फिर हार्ट फेलियर की बात करें तो इट इज समथिंग कॉल्ड आवर हार्ट इज not able to pump adequate amount of blood, that may be because of weakening of heart muscles। समझ में आ रहा है? और भी कई कारण बनते हैं, देखो हार्ट फेलियर के और भी कई कारण हो सकते हैं, बट अगर कहीं ना कहीं लिंक करें तो ये जो कोरोनरी आर्टरी डिजीज है ये सबका एक रूट कॉज बन सकता है और कई सारे कारण हैं इसके। स्मोकिंग है या फिर स्ट्रेस फैक्टर होता है, हाइपरटेंशन होता है, ओबेसिटी होता है, जेनेटिक फैक्टर्स भी होते हैं, कई सारे कारण हैं जिसकी वजह से कोरोनरी आर्टरी डिजीज होता है। तो अगर ये परस्यू करता रहेगा तो इससे मल्टीपल प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकते हैं, दैट मे बी एंजाइना पेक्टोरिस, दैट मे बी हार्ट अटैक, इट मे बी हार्ट फेलियर ऑल्सो। समझ में आ गया? और मैंने कहा कि जो लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन्स होते हैं, लो डेंसिटी और हाई डेंसिटी, एचडीएल और एलडीएल कहते हैं। एक टर्म सुना होगा आपने एचडीएल और एक टर्म होता है एलडीएल। हाई डेंसिटी में क्या होता है, देखो इसमें जो प्रोटीन का पार्ट होता है, हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन्स, इसमें प्रोटीन का पार्ट ज्यादा होगा और कोलेस्ट्रॉल का पार्ट कम होता है और ये हमारे हेल्थ के लिए हार्मफुल नहीं है। लेकिन जो लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन्स होते हैं जो एनिमल फैट वगैरह से हमारे बॉडी को मिलता है, जिसमें कोलेस्ट्रॉल का अमाउंट ज्यादा होता है और प्रोटीन का अमाउंट कम होता है, और यही एलडीएल आपके एथेरोस्क्लेरोटिक जो प्लेग बनते हैं उसका एक मेन कारण है। देखो मैंने कहा था कि इंजरी के बाद यही जो कोलेस्ट्रॉल वगैरह का पार्ट है ये आपके ब्लड वेसल्स में एक्यूमुलेट होना स्टार्ट होता है और उसके बाद उसके ऊपर मसल्स आते हैं, फाइबर्स आते हैं और फाइनली कंप्लीट प्लेग का फॉर्मेशन हो जाता है। और प्लेग की वजह से आप जानते हैं कि क्लॉट बनता है, क्लॉट को ही थ्रोम्बस कहते हैं, और थ्रोम्बस अगर कंप्लीट थ्रोम्बस बन जाए किसी मेजर आर्टरी में, जैसे आपका लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी होता है, तो इससे मेजर हार्ट अटैक के सिम्टम्स आते हैं फिर। और मैंने कहा जो मूविंग क्लॉट वगैरह होता है उसको क्या बोलते हैं, एम्बोलस कहा जाता है। तो ये कुछ जनरल टर्म्स हैं, याद रखिएगा। हार्ट ब्लॉक, सिंपली हार्ट ब्लॉक इज अ काइंड ऑफ improper or irregular activity of electrical distribution in the heart muscles। ये हार्ट ब्लॉक का केस है। ये जो सीडी है मैंने कहा कि इसके कई सारे मैंने चीज बताया आपको, देखो फ्लैक्स वगैरह, एथेरोस्क्लेरोसिस जिसे कहते हैं एक्चुअली आप, हार्ट अटैक इससे लिंक्ड है, हार्ट फेलियर भी इससे लिंक्ड है। इनफैक्ट हार्ट फेलियर को ही कंजेस्टिव हार्ट फेलियर कहते हैं क्योंकि इसमें लंग्स में कंजेशन होता है। हार्ट फेलियर की वजह से लंग्स में कंजेशन होता है, लंग्स कंजेशन की वजह से हार्ट फेलियर नहीं होता। ये क्लियर है आपको? और मैंने कहा कि सडन अगर आपका हार्ट किसी तरह का इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी शो नहीं कर रहा, वेंट्रिकल्स में फिब्रिलेशन हो रहा है, एट्रिया और वेंट्रिकल्स पूरी तरह से एक दूसरे से इंडिपेंडेंटली एक तरह से एक्ट कर रहा हो, है ना, और वेंट्रिकल्स
में इम्प्रॉपर कॉन्ट्रैक्शन तो हो रहा है, लेकिन वो ब्लड बिल्कुल ही पंप नहीं कर पा रहा। अगर थोड़ा पंप कर रहा है, देखो लेस पंप करे तो वो फेलियर का केस बन जाता है। पंप बिल्कुल ही बंद हो जाए, अचानक पंप एक्टिविटी बंद हो गया आपके हार्ट से, तो ये कार्डियक अरेस्ट का केस है। और कार्डियक अरेस्ट में कहते हैं इट इज सडन कंप्लीट सीजेशन ऑफ द हार्ट एक्टिविटी। और कार्डियक अरेस्ट में जानते हैं, कार्डियक अरेस्ट, वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन, इन सब में डेथ होता है। और जो मेजर हार्ट अटैक कहते हैं कि मेजर आपका वो आर्टरी जो हार्ट को मैक्सिमम ब्लड सप्लाई कर रहा है, उसका एक मेन ब्रांच अगर पूरी तरह से ब्लॉक हो गया तो इससे मेजर हार्ट अटैक के केस बनते हैं। सो दैट्स ऑल अबाउट द कॉमन टर्म लाइक हार्ट ब्लॉक, CAD, कोरोनरी एंजाइना पेक्टोरिस, हार्ट अटैक, हार्ट फेलियर एंड कार्डियक अरेस्ट। और मुझे लगता है कि इस इंफॉर्मेशन से जो भी आपके बेसिक क्वेश्चंस हैं वो आपका यहाँ से सॉल्व हो जाएगा। थैंक यू।